नहीं, मैं नाम रख लूंगा तो पहचान ही जाएंगे, एटलीस्ट क्लास के बच्चे तो पहचान ही जाएंगे। एनीवेज, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल क्लास है किस चीज के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जिसमें हमने जो लास्ट क्लास में जो अलग अलग स्टेप्स करके जो हमने आपके साथ डिस्कशन करा हुआ था ना, उन स्टेप्स को एक बार क्या करना है, फाइनल रिवीजन देकर, मतलब फिनिशिंग टच जो दिया जाता है ना, फिनिश टच, वही देने में जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर एक बार फिर से अब बता दीजिए कि फाइनली ऐड किसको करना है एंड लेस किसको करना है। तो ये जो मैंने फॉर्मेट लाया हुआ है, ये फॉर्मेट है हमारा किस चीज का, इनडायरेक्ट मेथड का है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फाइनेंसिंग और क्या कहते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो नॉर्मल, वो चाहे इनडायरेक्ट से जाइए चाहे डायरेक्ट से जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ फॉर्मेट पे। एक पेज का ये फॉर्मेट, ये ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है, मैं आपके साथ एक बार पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़, एक काम करना पड़ेगा कि इसमें क्वालिटी आप लोग जब भी देखिएगा बढ़ा कर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों पेज को एक ही पेज पे लाया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। अच्छा, इसके पीछे का एक और रीजन था मेरा बताने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 5 मार्क्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता है सवाल क्या पूछे जाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल फॉर्मेट आप बनाकर दिखा दीजिए, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो उस केस में आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पूरा पूरा, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। तो फिर बनाना क्या पड़ेगा, तो वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले क्या कि सबसे ऊपर लिखना है क्या आपको कि फॉर्मेट ऑफ कैश, तो आप फॉर्मेट मत लिखिएगा, आपको क्या लिखे, जैसे फॉर्मेट पूछेगा तो फॉर्मेट ऑफ लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जब भी क्वेश्चन बनाइएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा अगर बनाना हो, जो कि आपके एग्जाम में आता नहीं है, आपके एग्जाम में या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछेगा, नहीं तो फाइनेंसिंग पूछेगा, नहीं तो इन्वेस्टिंग पूछेगा, जो भी पूछेगा सबके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कौन सा मेथड है ये, इनडायरेक्ट मेथड है, फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड मतलब जो साल खत्म हो रहा है, जैसे मान के चलिए 2024 हमारा खत्म हो रहा है, तो उसके लिए बनाना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2024 लिख देंगे, ठीक है ना, एज पर AS3 रिवाइज्ड, एज पर AS3 लिख दीजिएगा तो बेहतर है, नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है जब आप सबको पता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में ही पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एस3 के। एंड एस इसलिए आप लोग मेंशन नहीं करिएगा क्योंकि एंड एस फाइन मतलब पूरी तरह से अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो जो चीज़ें पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ उसको हमें लाने की जरूरत नहीं है अपने लेवल पे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे लेके चलते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी हम कौन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए ऐसा है कि भाई कोई भी एक्टिविटी पहले रखिए बाद में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक फॉर्मेट बना हुआ है उस फॉर्मेट से अगर हम चलते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड सबसे लास्ट में हम लिखते हैं किसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कैसे क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना होता है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वही यहां पे कह रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं या तो प्रॉफिट से या लॉस जो भी बैलेंस होता है उससे, या हम सरप्लस का क्या करते हैं, अगर 2 साल का दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो वही यहां पे कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने आपको बताया है, जिसमें हम क्या क्या करेंगे उसके लिए तो मैंने कल डिस्कस कर रखा था, क्या क्या करेंगे भाई, तो उसमें जरा बताइए एक बार और कर लें क्या, एक बार बात उस पर, हाँ उसको वर्किंग नोट में कर लेंगे, या आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना, ठीक है। लेकिन उसमें मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, आपके पास जो भी क्या होगा, जो भी आपको सरप्लस आएगा, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड का जो भी सरप्लस होगा उसको आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, और नीचे अब आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें लेस करना है, ध्यान है कुछ आप लोगों को, क्या क्या, तो एक तो ट्रांसफर करते हैं हम कहां पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लेकिन ये प्रोविजन कब बनना चाहिए बताइए, तो मैंने कल बोला था करेंट ईयर वाला, किसी और साल का अगर रहेगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, करेंट ईयर। इस साल यदि हमने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है, ओ सॉरी, हाँ थैंक यू, हाँ इसको क्या करते हैं हम,
क्या क्या ऐड करते हैं, तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर हमारा क्या होता है, डिविडेंड इंट्रीम होगा तो कौन सा होगा, करंट ईयर का, एंड प्रपोज्ड होगा तो कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या आता है हमारा, बताइए, ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और लेस करते हैं सिर्फ कितना चीज, दो चीज। कौन कौन सा, इनकम टैक्स रिफंड को हम लेस कर देते हैं, और एक और चीज रिफंड करते हैं, क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और इसको लेस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आता है, ये वही बैलेंस है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी होता है अपना लिख देते हैं। यही चीज मैंने कल समझाया था आपको, और वही चीज यहाँ पे दिया है। तो शुरुआत सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम यही से करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में बनाकर इसका हम अमाउंट जो भी होगा यहाँ पे लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें अगला एडजस्टमेंट हमने बताया था किस चीज का करते हैं, नॉन कैश आइटम का। किसका करते हैं, नॉन कैश आइटम का या नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। मतलब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब जिनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्चुअल में नहीं दिखाना था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या हम इसलिए बनाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आगे, नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सरप्लस या डेफिशिएंसी का पता चल सके, मतलब प्रॉफिट या लॉस का पता चल सके। तो उसमें तो सारी चीजें ऐड है, तो उसमें से क्या करना है हमें, क्या क्या, तो अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो उसको क्या कर देना है, चूंकि हमने उसको ऑलरेडी लेस कर रखा है, लेकिन क्या वो लेस होगा, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम। अब क्या है डिटेल में सारा मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इसलिए हम सीधे हम जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अगर गुडविल पेटेंट या कोई भी अमोर्टाइज हुआ है, मतलब टेंजिबल एसेट्स पे क्या करता है, डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या करता है, अमोर्टाइजेशन। तो यदि किसी इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन हुआ है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। पता है इसको क्यों, इसको हमने क्या कहाँ दिखा दिया होगा, इसको हमने जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने इंटरेस्ट दिया होगा तो मैंने खर्च मान के इसको पीएल अकाउंट में दिखा दिया। लेकिन एक बात बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने पैसे लिए हैं, बैंक से लिए हैं, तो कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए, वो फाइनेंसिंग में, लेकिन गलती से पीएल में था तो उसको हम क्या करेंगे, घटाएं, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ठीक इसी चीज को देखिएगा, मैं जब फाइनेंसिंग में चलूंगा, यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि हमने कोई भी अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करा हुआ है, कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट करा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे इंक्रीज या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट में, आप रुक जाइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का होगा। हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ है, क्या ये कहाँ, हाँ यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी में, तो इसको दिखाना आपने, इसको हमें यहाँ पे दिखाना, लेकिन हम गलती से कहाँ दिखा दिए थे, वहाँ पे, तो इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर अगला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, वही चीज़ है कि डिवेंचर पे भी यदि हम डिवेंचर अगर हमने इशू किया तो इंटरेस्ट तो देंगे, तो इंटरेस्ट देंगे तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अगर दिया रहेगा पीएल में तो। फिर क्या करें, अंडर राइटर कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन आपको मैं आपको बताऊंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल में ऑपरेटिंग नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने लिख रखा है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को राइट ऑफ जब हम करेंगे, मतलब प्रीमियम रिडम्पशन पे जब हम क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, अगर राइट ऑफ किए हैं पीएल अकाउंट से राइट ऑफ किए हैं तब, क्योंकि कभी कभी राइट ऑफ कहाँ से किया जाता है उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने राइट ऑफ किया है तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। खैर ये आपके सिलेबस के बराबर नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए बेफिक्र, बस याद रखिएगा अगर दे दिया, जो कि देना नहीं है, दे दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कोई भी। उसके बाद क्या करें, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यानी कि हमने इस साल डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविजन बनाया है। तो जैसे प्रोविजन बनाया, मैंने बोला था ना कल कि जो भी प्रोविजन हमने बनाया सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस साल। ठीक है, और लेस क्या क्या करना है,
तो लेस क्या करना है, तो इंटरेस्ट इनकम। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, आपने कहीं इन्वेस्ट करा है तो वही ना। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब रिसीव होता है, रेंटल इनकम, ये सारा का सारा चीज रिसीव होता है, ये कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। ये कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम क्या कर देते हैं, चूंकि ये एक तरह से इनकम है, इसको हमने क्या कर रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमने क्या कर रखा होगा, तो अदर इनकम में हमने दिखाया होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, सारा का सारा चीज लाकर लेस कर देंगे। इसको जैसे ऐड लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो ये कैसे आएगा भाई, तो हमने इसमें क्या कर दिया, ये जो था हमारा, इसमें से इसको जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया हमने, घटा दिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आ रहा है, वर्किंग कैपिटल में चेंज आने का मतलब इंक्रीज इन एसेट्स को लेस करेंगे एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी को ऐड करेंगे। डिक्रीज इन एसेट्स को बताइए, डिक्रीज इन एसेट्स को ऐड करेंगे एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी को, हाँ क्या, डिक्रीज इन एसेट्स को ऐड करेंगे, और हाँ वही चीज तो मैं भी कह रहा हूं। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी को लेस करेंगे, ठीक है। उसी चीज क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने 4 लाइन में खत्म कर रखा है इस चीज को, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलिए कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, हमारा स्टॉक है, तो अब मतलब एसेट्स है, तो डिक्रीज हो रहा है, और स्टॉक मतलब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, लेकिन एसेट्स में टोटल एसेट्स नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स की बात करेंगे। तो करंट एसेट्स यदि हमारा डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे बताइए, ऐड करेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यही ना होते हैं करंट लायबिलिटी, तो इसको हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। तो इस प्रकार से उन चारों चीजों को हम क्या कर लेंगे, जो भी ऐड लेस करना है ऐड लेस कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब हमको बिजनेस करने से क्या कैश रिसीव हुआ है वो पता चल जाएगा, वो हमें पता चल जाए। अच्छा, सालू का एक क्वेश्चन था कि सर एक बात बताइए, हमारा एसेट्स कौन सा एसेट्स दिख रहा है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं सर, हमारा करेंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो इसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं, सवाल जायज है। जानते हैं क्यों, क्योंकि करेंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है, जैसे मान के चलिए हमारा स्टॉक था, स्टॉक कितना था, पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 12,000, मतलब कि हमने क्या किया है, 2,000 का एसेट्स हमने क्या किया है, परचेज करा है। परचेज करा होगा तो हमारे पास से कैश क्या हो गया, गया होगा कि नहीं गया होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि करंट एसेट्स जब बढ़ता है ना तो इसको क्या कर देते हैं, लेस करते हैं। और एक करंट एसेट्स का पता चल गया तो क्या होगा, जब बढ़ता है तो लेस, तो घटता है तो ऐड, और इसके ठीक अपोजिट जाएगा क्या, लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो इसको लेस कर रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो उसको लेस करेंगे। आया समझ में, यही मतलब इसमें क्या चीज है कि नहीं समझ में आया। मतलब 10,000 का स्टॉक है हमारे पास, सॉरी हमारे पास पहले से 10,000 का स्टॉक है, अब हमारे पास स्टॉक कितना का हो गया, 12,000 का। कैसे होगा स्टॉक, 2,000 का स्टॉक हमने परचेज किया तो कैश पे क्या इफेक्ट आया, घटा होगा, तो इसीलिए तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, इसीलिए लेस करेंगे, बस वही चीज है। इसी कारण से क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो वर्किंग कैपिटल जो चेंज आता है इसी रीजन से चेंज किया जाता है कि हम करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है उसको लेस करते हैं, करंट एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो उसको हम ऐड करते हैं, या इसके ठीक अपोजिट हमारा लायबिलिटी वाला पार्ट आ जाता है। तो आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। उसमें हम क्या कर देते हैं, यदि हमने कोई इनकम टैक्स पेड किया हुआ है इस साल, तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम टैक्स जो पेड किया है उसको हम क्या करेंगे, नेट ऑफ रिफंड कहने का मतलब जानते हैं क्या है। जैसे मान के चलिए इनकम टैक्स पेड किया हमने 10,000 और रिफंड आ गया हमारा 2,000, तो मतलब हमारा एक्चुअल में इनकम टैक्स पेड कितना होगा 8,000। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट ऑफ रिफंड का मतलब यही हो गया कि अगर कोई रिफंड आया हुआ है तो उसको हम लेस कर देंगे और वही अमाउंट यहाँ पे दिखा देंगे। फिर उसको हटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर प्लस होगा, जैसे कोई खर्च हो रहा है, आग लग गया, लॉस हो गया, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और यदि मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस कहानी खत्म। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या था, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जाकर एक बार घर पे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको तो मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ बात किया था। जो इंपॉर्टेंट चीज था कि एक इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर जो भी होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, फाइनेंस में चला जाता है। लेकिन अगर हमने इसी डिवेंचर या शेयर को या बॉन्ड को हमने परचेज करा है तो कहाँ चला आता है, इन्वेस्टिंग में। यही चीज बताया था। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है, तो जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इनफ्लो है सारा। ये क्या है, आगे देखिए, तो देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हम बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, तो इसीलिए इनफ्लो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इनफ्लो। अच्छा, कह रहा है कि अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, जानते हैं क्यों, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है। और करंट इन्वेस्टमेंट को हम बेच के कैश ला भी रहे हैं तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैश गया, कैश आया, कैश इक्विवेलेंट गया, तो बात तो वही हुआ। तो इसीलिए उसको हमने कल बताया था, जैसे बैंक में हमने पैसा जमा किया तो बैंक बढ़ गया, पैसा घट गया, तो इसको लिखना जरूरी है क्या, सेम चीज गया 10 रुपया गया 10 रुपया आया, तो इसीलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। फिर अगला क्या कह रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, वही चीज है कि कोई भी टेंजिबल एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, उससे सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हमने बेच दिया, पेटेंट राइट्स बेच दिया, है कि नहीं, कुछ भी बेचा और उससे हमारा क्या हो गया, अगर पैसे आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनफ्लो हो जाएगा। फिर देखिएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखिए जो भी हमने डिवेंचर वगैरह जो हमने परचेज किया हुआ था या शेयर हमने परचेज किया हुआ था, शेयर परचेज अगर हमने किया होगा तो उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर हमने अगर क्या किया है, किसी कंपनी का परचेज किया या किसी कंपनी को हमने अपना लोन दिया हुआ है तो उससे क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो यदि कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें रिसीव होता है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जरा बताइए, ये भी इनफ्लो हो जाएगा और ये भी इनफ्लो, क्योंकि पैसा आएगा। फिर क्या करा, रेंट रिसिव्ड, रेंट किस चीज पे मिलता है, फिक्स्ड एसेट्स पे ही ना मिलता है। तो अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम हमारे पास आता है ना, वो इन्वेस्टिंग में ही जाता है। तो अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है एज अ फिक्स्ड एसेट्स, उससे अगर कोई रेंट आ रहा है, कोई मशीनरी है उससे अगर रेंट आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट सप्लायर होती हैं, जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसमें जो बड़ा बड़ा आप क्रेन वगैरह देखते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां हैं इसके लिए कि लोग क्या करते हैं, क्रेन का सप्लाई करते हैं। जरूरी नहीं है सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास अपना खुद का क्रेन हो, तो लोग क्या कहते हैं, रेंट पे भी लेके। तो अगर मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को रेंट पे देके उससे रेंटल इनकम अर्न कर रहा हूँ तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और इनफ्लो होगा, क्योंकि रिसीव हो रहा है। अब पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर मैं कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा हूँ तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। तो भाई पैसा गया वो आया, बात तो वही हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट के नजरिए से, तो इसीलिए उसको छोड़ के तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, गजब मक्खी हो गया है भाई, तो हद कर दिया, मैंने बात गर्मी है ना अंदर इसलिए। तो क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट राइट, कुछ भी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा, आउटफ्लो, क्योंकि इसके बदले पैसे जाएंगे। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी था हमारा, अगर जो मतलब हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड ना हो, ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, जैसे मशीन है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, वो अगर खत्म हो गया तो उसके कारण जो लॉस या हमारा उसके कारण जो कंपनसेशन मिलता है उसको भी एड लॉस करके हम क्या निकाल लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग भी खत्म, ऑपरेटिंग भी खत्म, इन्वेस्टिंग भी खत्म। अब आता है फाइनेंसिंग, और सबका अलग अलग। अब इसका हो गया है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला अलग बैलेंस बचा के रखेंगे, इसका बैलेंस अभी अलग रखेंगे। इसको हम ये नहीं कि भाई अब इसी में से ये सब जोड़ने घटाने लगे, नहीं, उसका अलग रहेगा, ठीक है। इसका बैलेंस अलग हो गया। एक जैसे मान के चलिए इसका बैलेंस का आपने 1 नंबर दे दिया, इसका आप दे देना क्या, 2 नंबर दे देना, और इसको ABC लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद चालू करना आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, जिससे भी हम अपने फंड जनरेट करते हैं या उसको फंड जनरेट करने के कारण कुछ भी इसके बदले हमें पेमेंट करना पड़े, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है ना। तो उसी चीज को यहां पे कह रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो अगर इशू कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? इनफ्लो ऑफ कैश। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर आगे क्या कर रहा है हमारा? प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को, जो लोग और ऑनलाइन देख रहे होंगे तो उनके लिए। फिर अगला देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अलावा भी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यदि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं से ले रहा हूँ, कहीं से पैसे का जुगाड़ कर रहा हूँ, तो उसको भी अब क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा। जैसे मान के चले मैंने बैंक से लोन लिया, ओवरड्राफ्ट ले लिया है कि नहीं, सीसी फैसिलिटी, मतलब लोन क्या, कोई भी फैसिलिटी मैं ले रहा हूँ जिससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो सारा का सारा किस एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर अगला क्या कर रहा है हमारा? इंक्रीज या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। वही बात है, घटेगा कब? जब हम उसका पेमेंट करेंगे। बढ़ेगा कब? जब हम उससे पैसे लेंगे। तो वही चीज होगा, फाइनेंसिंग का हो गया। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनफ्लो है, डिक्रीज कर रहा है मतलब उसको हमने पेमेंट करा है तो मतलब आउटफ्लो है। फिर क्या कर रहा है? पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। मैंने बोला है इस पे कोई भी अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं वो भी किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और उसको हम किस रूप में देखते हैं? आउटफ्लो के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? आउटफ्लो के रूप में देखते हैं। तो वो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ लोन, ये भी हमारा आउटफ्लो हो गया। ये भी जो भी पेमेंट है वो सारा का सारा क्या है? हमारा आउटफ्लो है। फिर अगला क्या करें? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये भी क्या है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? कि अब हम डिवेंचर को वापस ले रहे हैं। अपना डिवेंचर जो हमने इशू किया हुआ था, उस डिवेंचर को हम क्या करें? वापस ले रहे हैं। उसके बदले क्या देंगे? उनको पैसे देंगे ना। तो जितना पैसा देंगे उतना ही हम हमारा आउटफ्लो होगा। बताया था ना कल, जैसे कि डिवेंचर था हमारा कितने का? 70,000 का, और उस पर कितना 10% का डिस्काउंट था। यानी कि क्या हो गया? डिवेंचर हमने इशू किया 70,000 का, तो पैसे कितना आएंगे? सिर्फ 63,000, क्योंकि 7,000 तो हमारा क्या हो गया था? डिस्काउंट। अगर मैं प्रीमियम पे उसी डिवेंचर को अब क्या कर रहा हूँ, आगे चल के रिडीम कर रहा हूँ, तो 70,000 के डिवेंचर को यदि 10% प्रीमियम पे मैं रिडीम कर रहा हूँ तो मतलब 77,000 देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? 70,000 का 10% तो 70,000 ये और 7,000 प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम 77,000 दिखाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। फिर अगला क्या कर रहा है? पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस। कोई भी अंडर राइटिंग कमीशन या कोई भी एक्सपेंस इन सब चीजों से रिलेटेड होगा, उसको भी हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। फिर क्या करा? पेमेंट ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। मैंने बोला ना कि जनरली क्या कहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या होता है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में मतलब रिडीम नहीं करती है, लेकिन कंपनी के पास बहुत एक्स्ट्रा फंड हो गया तो दूसरे से लेके क्या ही फायदा। तो कंपनियां क्या करती है? अपना ओपन मार्केट से बाई बैक कर लेती हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में देखा जाता है उसको भी। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे देखिएगा जरा, फाइनल क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। अब तीनों एक्टिविटी आ गया। एक नंबर में क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या आ गया हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। जैसे मान के चलिए यहाँ पे था हमारा 100 रुपया था, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास कितना आ गया? 50 रुपया आ गया। और यहाँ पे मान के चलिए हमारा कितना आ गया? 170 रुपीज आ गए। तो यानी कि हमारा टोटल यानी नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना गया? तीनों को जोड़िए, कितना हो गया? 100, 50, 150 हो गया, 320 हो गया ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? जैसे 100 प्लस 50 प्लस 170 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और 130 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस, सॉरी 320 होगा ना, सॉरी, कितना हो जाएगा? 320 हो गया। अब जो भी हमारा बैलेंस आता है ना, इस बैलेंस में हमारे पास जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जो पहले से था दिया होगा, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इस सब का ओपनिंग बैलेंस। तो आपको कैश इक्विवेलेंट ज्यादा नहीं देगा, कैश देगा और बैंक देगा आपके सिलेबस में। ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। जैसे ये जो फैसिलिटी आता है, ये सब चीजों से जो कैलकुलेशन आपने करा है, इस कैलकुलेशन को क्या करेगा आप? करने के बाद क्या हो जाएगा? इन कैलकुलेशंस को करने के बाद आपका ऑटोमेटिक, जब ये ओपनिंग बैलेंस को आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक ये जो आएगा ना, ये क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। और आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा ना, जैसे मैच कर गया, समझिए कि आपका क्या हो जाएगा? वो आंसर सही हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट का
आंसर सही है या गलत है पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सारे एक्टिविटी को आप लिखिए, उसके बाद जो नेट रिजल्ट आता है उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यही था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब। यहाँ पे 320 आया, इसमें मान के चलिए 40 रुपया ओपनिंग दिया था, कितना आ गया, 360 आ गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्लोजिंग बैलेंस 360 है तो समझिए आपने क्वेश्चन सही बनाया है। क्वेश्चन में 350 है और आपका 360 आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब गलत है। सीधी बात है, बस इतना जानिए। तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, और उसमें जब ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं ऑटोमेटिक क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं आएगा, और आप बेफिक्र हैं आपके सिलेबस के बाहर का ये क्वेश्चन है, ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अब इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही बताऊं, ये क्वेश्चन बता तो दिया आपको। टफ लग रहा है क्या ये? तो वही चीज तो कह रहा हूं, आता है लेकिन आएगा तो इतना बड़ा नहीं आएगा। आएगा तो पूछ देगा, सिर्फ इसके बारे में पूछ देगा, चाहे सिर्फ इसके बारे में और सिर्फ इसके बारे में। हाँ तो कोई एक ही एक्टिविटी पूछा होगा, देखिए ना जाके मॉडल पेपर में भी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, देखिए तो। और 5 नंबर में आपको लगता है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सीए में, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस के लिए बनाए हुए हैं, देखिए ना मॉडल पेपर में वैसा ही किया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल एक वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के लिए। आपसे अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूछे तो आप इतने लंबे चीजों के लिए आप क्या करिएगा, वही करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 30,000, क्लोजिंग दिया है 50,000। इसका आंसर देखिए। अब आपने आंसर बनाया, आंसर बनाया और नेट इफेक्ट जो आया पूरा तीनों एक्टिविटी को करने के बाद वो कितना आया, 20,000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया, 1 2 3 जोड़ के 20,000 आया है। क्योंकि जिसमें अब मान के चलिए मैंने ये 100 है, ये अगर माइनस में आ जाता 50 तो क्या हो जाता, 100 माइनस 50, 50 और प्लस 170। तो समझ में आया ना। तो नेट इफेक्ट आ गया कितना, 20,000। इसमें ओपनिंग बैलेंस को क्या किया है, जोड़ दिया है जो ऑलरेडी दिया था। तो 20 + 30 ऑटोमेटिक कितना आ गया, हाँ इसको बस 50 से 50 मैच कर गया, मतलब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है एकदम सही बना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिसोल्यूशन एक में काहे मैच कर रहे हो, हाँ बता।